यूपीएससी मेन 2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 लेक्चर 4 हिंदी। पहला प्रश्न। एक प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति, उत्तर में हिमालय और 3 ओर समुद्र से घिरा होना, ने इसे बाहरी आक्रमणों से लंबे समय तक सुरक्षित रखा और एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान विकसित करने में मदद की। सिंधु और गंगा जैसी नदियों की उपजाऊ घाटियां कृषि विकास के लिए अनुकूल थीं, जिससे स्थायी बस्तियां और नगर सभ्यताएं विकसित हुईं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जलवायु की विविधता ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की खेती को संभव बनाया, जिससे आर्थिक विविधता उत्पन्न हुई। पश्चिमी तटीय क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए अनुकूल था, जिससे भारत का संपर्क रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ। पर्वतीय मार्गों ने मध्य एशिया से सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क स्थापित किए। इस प्रकार भौगोलिक कारकों ने प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को दिशा प्रदान की। अगला प्रश्न। 2 महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर दोनों ही भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, परंतु शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी सोच में स्पष्ट भिन्नताएं थीं। शिक्षा के संदर्भ में गांधीजी व्यावहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। उनका नैतिक और श्रम आधारित शिक्षा मॉडल बुनियादी शिक्षा, नई तालीम पर आधारित था, जिसमें हाथों से काम करना आवश्यक था। वहीं टैगोर शिक्षा को आत्मा की स्वतंत्रता से जोड़ते थे। वे प्रकृति से जुड़ी, रचनात्मक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा के समर्थक थे, जिसका उदाहरण शांतिनिकेतन है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में गांधीजी भारतीय संस्कृति और परंपरा पर आधारित स्वदेशी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। टैगोर कट्टर राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वे मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते थे और मानते थे कि अंध राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए खतरा है। इस प्रकार गांधी का राष्ट्रवाद व्यवहारिक और आत्मनिर्भरता पर आधारित था, जबकि टैगोर का दृष्टिकोण अधिक वैश्विक और उदार था। अगला प्रश्न। 3 विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। रेलवे के आगमन ने विश्व के विभिन्न देशों में गहरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए। आर्थिक प्रभावों की बात करें तो रेलवे ने परिवहन को तेज, सस्ता और विश्वसनीय बनाया, जिससे वस्तुओं और कच्चे माल का आवागमन आसान हुआ। इससे उद्योगों का विकास हुआ, विशेषकर कोयला, इस्पात और निर्माण क्षेत्र में। किसानों को अपने उत्पाद दूरस्थ बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिला, जिससे कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। सामाजिक प्रभावों में रेलवे ने भौगोलिक दूरी को कम कर विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ा। इससे शहरीकरण को गति मिली और श्रमिकों का आवागमन बढ़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई। साथ ही रेलवे ने उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उपनिवेशी ताकतों ने इसे शोषण के औजार के रूप में भी इस्तेमाल किया। इस प्रकार रेलवे ने आधुनिकता की दिशा में समाज को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न। 4 उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय देशों में जलवायु परिवर्तन का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इन देशों की कृषि प्रणाली मानसून और तापमान पर अत्यधिक निर्भर होती है। परिणामस्वरूप अस्थिर वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान ने फसलों की उत्पादकता घटाई है। चावल, गेहूं और मक्का जैसी मुख्य खाद्य फसलें जलवायु असंतुलन से प्रभावित होती हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है और खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त कीट और बीमारियां बढ़ने से फसलों को नुकसान होता है।
समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय कृषि क्षेत्र खारे पानी के प्रभाव में आ जाते हैं। गरीब और छोटे किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास अनुकूलन के संसाधन सीमित होते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जो कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। अगला प्रश्न 5 आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के गंभीर संकट से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या जल की मांग को बढ़ा रही है, जबकि जल स्रोत सीमित हैं। कृषि में अत्यधिक जल उपयोग, विशेषकर पारंपरिक सिंचाई विधियों के कारण जल का दोहन असंतुलित हो गया है। औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू मलजल से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पीने योग्य जल की उपलब्धता घट रही है। जलवायु परिवर्तन भी इस संकट को बढ़ा रहा है। अनियमित वर्षा, सूखा और ग्लेशियरों का पिघलना जल संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही कई क्षेत्रों में जल का असमान वितरण और प्रबंधन की कमी से जल तक समान पहुंच नहीं हो पा रही है। इस प्रकार जल संकट एक जटिल वैश्विक समस्या बन गया है, जो सतत विकास और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 फियोर्ड कैसे बनते हैं? वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। फियोर्ड गहरे, संकरे और खड़ी घाटियां होती हैं जो समुद्र से जुड़ी होती हैं और जिनका निर्माण हिमनदों, ग्लेशियरों द्वारा होता है। जब कोई हिमनद पहाड़ी क्षेत्र में नीचे की ओर बहता है तो वह चट्टानों को घिसता और काटता है, जिससे आकार की घाटी बनती है। बाद में जब जलवायु गर्म होती है और हिमनद पिघलता है तो यह घाटी समुद्री जल से भर जाती है, जिसे फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड प्रायः नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा और चिली जैसे देशों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र सुरम्य इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यहाँ खड़ी चट्टानों, गहरे नीले जल, झरनों और हरे भरे जंगलों का अनोखा संगम होता है। प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और अद्वितीय भौगोलिक संरचना के कारण फियोर्ड दुनिया के सबसे मनोहर और पर्यटन प्रिय स्थलों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न 7 दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी क्यों कहलाता है? इस दिशा पर मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी इसलिए कहलाता है क्योंकि यह मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी से पूर्व दिशा की ओर चलकर क्षेत्र में प्रवेश करती है। भौगोलिक रूप से भोजपुर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि यहाँ मानसूनी हवाएं पूर्व से आती प्रतीत होती हैं, जबकि वे वास्तव में दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। इस स्थानीय भौगोलिक दृष्टिकोण से ही इन हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है। इस पवन प्रणाली ने भोजपुर क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को गहराई से प्रभावित किया है। मानसून की शुरुआत को गीत, त्योहार और कृषि से जोड़ा जाता है। लोकगीतों, विशेषकर कजरी और बरसैनी में पूर्वैया का वर्णन प्रेम, विरह और हरियाली के प्रतीक के रूप में होता है। यह पवन वर्षा और कृषि समृद्धि की आशा लेकर आती है, इसलिए इसे सांस्कृतिक रूप से शुभ और आनंददायक माना जाता है। इस प्रकार पूर्वैया ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक चेतना को स्वर और संवेदना दी है। अगला प्रश्न 8 क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आधुनिक भारत में विवाह का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खो रहा है? पारंपरिक रूप से विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार माना जाता था, जो कर्तव्यों,
परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ा होता था। परंतु आज शहरीकरण, शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन शैली में बदलाव के कारण विवाह अधिक व्यक्तिगत पसंद का विषय बन गया है। लिव इन संबंधों, तलाक की बढ़ती दर और देर से विवाह जैसी प्रवृत्तियां इस बदलाव को दर्शाती हैं। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि विवाह का मूल्य समाप्त हो गया है। ग्रामीण भारत और अनेक सांस्कृतिक समुदायों में विवाह अब भी एक पवित्र संस्कार माना जाता है। आधुनिकता ने विवाह को नए अर्थ दिए हैं, पर उसका मूल भाव, साझेदारी, जिम्मेदारी और सम्मान अभी भी समाज में जीवित है। अगला प्रश्न। 9 भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है, जिसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। प्रथम, शैक्षणिक और कैरियर संबंधी दबाव, विशेषकर प्रतियोगिता और असफलता का डर, मानसिक तनाव को जन्म देता है। द्वितीय, लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक प्रतिबंध और आज़ादी की कमी नवयुवतियों को मानसिक रूप से असहाय बना देती है। दहेज प्रथा, जबरन विवाह और घरेलू हिंसा भी उनके आत्मसम्मान और जीवन के प्रति विश्वास को तोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया की तुलना की संस्कृति और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज की उदासीनता युवतियों को अकेलेपन और अवसाद की ओर धकेलती है। परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी स्थिति को और भी गंभीर बनाती है। इसलिए आवश्यक है कि परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर नवयुवतियों को समर्थन, संवेदनशीलता और मानसिक सुरक्षा प्रदान करें। अगला प्रश्न। 10 बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आजकल परिवारों में बच्चे को दुलारने, समय देने और संवाद स्थापित करने की पारंपरिक भूमिका धीरे धीरे मोबाइल फोन ने ले ली है, जिसका बच्चों के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बचपन में पारिवारिक संपर्क, बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव बच्चे के सामाजिक विकास की नींव होते हैं। जब बच्चे को चुप कराने या व्यस्त रखने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है, तो वह सीखने, समझने और भावनाओं को व्यक्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया से दूर हो जाता है। मोबाइल की लत बच्चों में एकाकीपन, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और सामाजिक व्यवहार की कमजोरी को जन्म देती है। वे आभासी दुनिया में रम जाते हैं, जिससे वास्तविक सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के स्वस्थ समाजीकरण के लिए आवश्यक है कि माता-पिता उन्हें समय दें, संवाद करें और मोबाइल की भूमिका सीमित रखें, ताकि बच्चे भावनात्मक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से सक्षम बन सकें। अगला प्रश्न। 11 वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1 धार्मिक केंद्रित जीवन। वैदिक समाज में धर्म का केंद्रीय स्थान था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों में पूजा, यज्ञ, मंत्र और कर्मकांड का वर्णन मिलता है। वेदों की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू से जुड़ी थीं। 2 सामाजिक व्यवस्था। प्रारंभ में समाज सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विकसित हुई, जो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्धारण करती थी। 3 पुत्र प्रधानता और परिवार व्यवस्था। परिवार की प्रधान इकाई थी, जहां विवाह, संतानोत्पत्ति और कुल की निरंतरता महत्वपूर्ण मानी जाती थी। 4 आदिम कृषि और पशुपालन। वैदिक लोग कृषि, पशुपालन और वनस्पति संसाधनों पर निर्भर थे। उनका जीवन प्रकृति के निकट था। 5 यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य अंग थे, जिनके द्वारा ब्रह्मांड की संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। 6 धार्मिक तथा दार्शनिक चिंतन। आत्मा, ब्रह्मा, कर्म, पुनर्जन्म जैसे विचारों का विकास वैदिक काल में हुआ।
वैदिक विशेषताओं का आधुनिक भारतीय समाज में प्रभाव। आज भी भारतीय समाज में वैदिक धर्म और समाज की कई विशेषताएं प्रचलित हैं। पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान व्यापक रूप से निभाए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन जाति प्रथा और सामाजिक विभाजन आज भी देखे जाते हैं। परिवार व्यवस्था में संतानोत्पत्ति और पारिवारिक संस्कारों का महत्व बना हुआ है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार वैदिक समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं आधुनिक भारत के जीवन और सोच में गहरे समाई हुई हैं, जो समाज की विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक धरोहर बन गई हैं। अगला प्रश्न 12 सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव। सल्तनत काल लगभग 13वीं से 16वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव हुए, जिन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। 1 सैन्य तकनीक। सल्तनत काल में आग्नेयास्त्रों, बंदूक, तोप का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे युद्ध रणनीतियों में बदलाव आया। किलेबंदी और दुर्गों का निर्माण आधुनिक तकनीकों से हुआ। यह सैन्य बदलाव सल्तनत की सत्ता मजबूत करने में सहायक थे। 2 सिंचाई तकनीक। नहरें, बावड़ी, तालाब और कुएं बनवाए गए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। जल प्रबंधन में यह सुधार खेती के विस्तार और फसल विविधता में वृद्धि का कारण बना। 3 निर्माण कला और वास्तुकला। किले, मस्जिद, मकबरे और महल जैसे भव्य निर्माण हुए, जिनमें नई स्थापत्य तकनीकें अपनाई गईं। ताजमहल जैसे स्मारक इस काल की तकनीकी और कलात्मक उन्नति के उदाहरण हैं। 4 कृषि उपकरण। हल, हंसिया आदि कृषि उपकरणों में सुधार हुआ, जिससे खेती में उत्पादकता बढ़ी। इन तकनीकी बदलावों का भारतीय समाज पर प्रभाव। सैन्य तकनीकों ने राजनीतिक सत्ता को केंद्रीकृत किया और विभिन्न क्षेत्रों में सल्तनत के विस्तार में मदद की। जल संचयन तकनीकों से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आई, जिससे जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक समृद्धि हुई। वास्तुकला और कला ने सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज में नई सांस्कृतिक धरोहरें बनीं। इन तकनीकों ने शहरों के विकास और शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया। अतः सल्तनत काल के तकनीकी बदलावों ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरा बदलाव लाकर भारतीय समाज को नई दिशा दी। अगला प्रश्न 13 भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को प्रभावित किया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने आदिवासी समुदायों के पारंपरिक जीवन, संसाधनों और सामाजिक संरचनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने जंगल कानून बनाए, जिससे आदिवासियों का वनाधिकार समाप्त हो गया और वे अपने प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हो गए। जमीनों की जब्ती, नई कर व्यवस्था और वन उत्पादों पर सरकारी नियंत्रण ने आदिवासियों की आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली। औपनिवेशिक नीतियां जैसे वन अधिनियम 1865, 1878 ने जंगलों को सरकार के अधीन कर दिया, जिससे आदिवासी समुदायों का जीवन प्रभावित हुआ। उनके पारंपरिक शिकार, जड़ी बूटी संग्रहण और खेती के तरीके बाधित हुए। इसके साथ ही धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर भी असर पड़ा। औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया। आदिवासियों ने औपनिवेशिक अत्याचारों के खिलाफ कई विद्रोह किए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आदिवासी इलाकों में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हिंसक और असहनीय विरोध हुए, जैसे भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 और कोरवा, गोंड, भील आदिवासियों के विद्रोह। ये विद्रोह मुख्यतः जंगल और जमीन के अधिकार की रक्षा, करों और अन्य अत्याचारों के विरुद्ध थे। आदिवासी नेतृत्व ने स्थानीय परंपराओं,
धार्मिक विश्वासों और सामूहिक एकता के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। हालांकि वे व्यापक राजनीतिक आंदोलनों से दूर थे, फिर भी उनका संघर्ष औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण था। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन को बदला, लेकिन आदिवासी समुदायों ने अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न 14 भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्र में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताएं। भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़े समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। यह तटरेखा देश के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संसाधनों का स्रोत है। इनमें मछली पालन, खनिज पदार्थ जैसे समुद्री नमक, तेल, प्राकृतिक गैस, समुद्री जैव विविधता और पर्यटन मुख्य हैं। भारत की तटवर्ती बंदरगाहों की संख्या अधिक है, जो व्यापार और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री जलमार्ग भारत के विदेशी व्यापार को मजबूत करते हैं। प्राकृतिक खतरे और उनकी तैयारी की स्थिति। भारत की तटरेखा विभिन्न प्राकृतिक खतरों जैसे सुनामी, चक्रवात, समुद्री बाढ़ और सुनामी जैसे भूकंपीय घटनाओं के लिए संवेदनशील है। विशेषकर बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर चक्रवात और बाढ़ का खतरा रहता है। सरकार ने तटीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे आपदा चेतावनी प्रणाली, चक्रवात पूर्व चेतावनी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, तटीय सुरक्षा बैंड, समुद्री तूफान और सुनामी से बचाव हेतु तटीय बंद और घोंघे लगाए गए। आपदा प्रबंधन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य स्तरीय इकाइयां तटीय इलाकों में तैनात। जन जागरूकता, तटीय समुदायों में आपदा से निपटने की प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान। हालांकि तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और औद्योगिकीकरण बढ़ने से खतरे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए बेहतर समन्वय, तकनीकी उन्नति और सतत नीति निर्माण आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सके। इस प्रकार भारत की तटरेखा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसके संरक्षण और प्राकृतिक खतरे की तैयारी दोनों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। अगला प्रश्न 15 भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारक। भारत की प्राकृतिक वनस्पति अत्यंत विविधतापूर्ण है, जिसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। एक भौगोलिक विविधता, भारत में पर्वत, पठार, नदियां और समुद्र तट सहित विविध भौगोलिक संरचनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति को आश्रय देती हैं। हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक वनस्पति का प्रकार अलग अलग है। 2 जलवायु विविधता, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण तक फैली हुई है। मानसून की आवृत्ति, वर्षा की मात्रा और तापमान में भिन्नता वनस्पति के प्रकार और घनत्व को प्रभावित करती है। 3 मिट्टी और भूप्रकार, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, रेतीली, दोमट, काली आदि, और उनकी उर्वरता वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 4 मानव प्रभाव, वन की कटाई, संरक्षण प्रयास और स्थानीय आदिवासी समुदायों की पारंपरिक वन प्रबंधन पद्धतियां भी वनस्पति विविधता को प्रभावित करती हैं। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों का महत्व। वर्षावन क्षेत्रों में बने अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण, बाघ, हाथी, गैंडा जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता बनाए रखकर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में मदद करते हैं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं।
जैविक संसाधनों का संरक्षण, औषधीय पौधे, वन्य फल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भारत की वनस्पति विविधता अनेक प्राकृतिक और मानवीय कारकों से प्रभावित होती है और वर्षावन क्षेत्रों के अभयारण्य इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न 16 भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में विफल क्यों हुआ? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में आर्थिक विकास की गति तो तेज रही है, लेकिन मानव विकास उसमें समुचित रूप से कदमताल करने में विफल रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है असमान विकास। आर्थिक वृद्धि मुख्यतः कुछ क्षेत्रों और उद्योगों तक सीमित रही, जिससे धन की अधिकतम हिस्सेदारी छोटे वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी रही। दूसरा, सामाजिक असमानताएं, जाति, लिंग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर असमान अवसरों ने मानव विकास की गति को धीमा किया। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सीमित पहुंच ने सामाजिक विकास को प्रभावित किया। तीसरा, बुनियादी सेवाओं की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में निवेश अपेक्षित स्तर पर नहीं हुआ। इसके कारण मानव विकास के सूचकांक में सुधार धीमा रहा। चौथा, पर्यावरणीय और जीवन शैली संबंधी चुनौतियां, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और संसाधनों की कमी ने जीवन गुणवत्ता को प्रभावित किया। अंत में, नीतिगत चुनौतियां, विकास की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। भ्रष्टाचार और कार्यान्वयन की कमजोरी भी बाधा बनी। इसलिए, जबकि भारत आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ा है, मानव विकास के क्षेत्र में समान प्रगति नहीं हुई। सतत विकास और समावेशी नीतियां ही इस विफलता को दूर कर सकती हैं और सभी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकती हैं। अगला प्रश्न 17 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1960 के दशक में भारत शुद्ध खाद्य आयातक था, लेकिन बाद में विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। एक, हरित क्रांति। 1960 और 1970 के दशकों में भारत में हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली फसलों जैसे गेहूं, धान के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचलन हुआ। इससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। 2, सिंचाई का विकास। बड़े बांध और नहर परियोजनाओं के कारण सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे वर्ष भर खेती संभव हुई और फसल उत्पादन बढ़ा। 3, कृषि प्रबंधन और बीज सुधार। नई कृषि प्रबंधन पद्धतियों और बीजों के विकास ने उपज बढ़ाने में मदद की। 4, सरकारी नीतियां और समर्थन। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी तथा कृषि उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई। 5, निर्यात प्रोत्साहन। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां बनाई गईं, जिससे भारत खाद्य वस्तुओं का निर्यातक बन सका। 6, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी और खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की। इन सभी कारणों से भारत ने 1960 के दशक के बाद खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे वह खाद्य आयातक से खाद्य निर्यातक के रूप में विकसित हुआ। यह कृषि क्षेत्र में सफलता का प्रतीक था और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया। अगला प्रश्न 18, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय महानगरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण ने आर्थिक विकास और अवसरों को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसका गरीबों के जीवन पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। शहरीकरण गरीबों को कई बार और अधिक पृथक्करण और हाशिए पर धकेलने का कारण भी बनता है। पहला कारण है आवास संकट और स्लम बस्तियां। बढ़ती आबादी के कारण गरीब तबके के लिए सस्ते और सुरक्षित आवास की कमी होती है। वे शहर के बाहरी और अव्यवस्थित इलाकों में स्लम या झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाते हैं,
जहां बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। इससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। दूसरा, रोजगार और शिक्षा में असमानता। शहरी गरीबों के पास स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, जिससे वे अनौपचारिक और असुरक्षित कार्यों में लगे रहते हैं। साथ ही शिक्षा और कौशल विकास की कमी उन्हें बेहतर अवसरों से दूर रखती है। तीसरा, शहरी सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव। शहरों में गरीबों को सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति जैसे मूलभूत संसाधनों का समान उपयोग नहीं मिल पाता। इस प्रकार, जबकि शहरीकरण ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, गरीबों के लिए यह सामाजिक विभाजन और असमानता को बढ़ाता है। इसलिए समावेशी शहरी नीतियां और योजनाएं बनाकर गरीबों को मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक है, ताकि वे हाशिए से बाहर निकल सकें और समान अवसर प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न। 19 भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में जातीय अस्मिता एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक तथ्य है, जो गतिशील और स्थिर दोनों रूपों में देखने को मिलती है। जातीय अस्मिता के स्थिर होने के कारण। जाति प्रणाली भारत की सामाजिक संरचना का प्राचीन और गहरा हिस्सा है। इसके नियम, परंपराएं और सामाजिक हायरार्कीज वर्षों से लगातार संरक्षित रहे हैं। पारिवारिक विवाह, व्यवसाय और सामाजिक संबंधों में जातिगत सीमाएं आज भी बनी हुई हैं। इससे जातीय पहचान मजबूत होती है और सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता आती है। ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से यह व्यवस्था अधिक कड़क और संरक्षित पाई जाती है। जातीय अस्मिता के गतिशील होने के कारण। समाज में शिक्षा, आर्थिक बदलाव, औद्योगीकरण, शहरीकरण और राजनीतिक जागरूकता के कारण जातीय अस्मिता में गतिशीलता आई है। दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष, आरक्षण नीति और सामाजिक सुधारों ने जातीय पहचान को चुनौती दी है। शहरी क्षेत्रों में जाति के आधार पर पारंपरिक बंधन कम हुए हैं। साथ ही सामाजिक मीडिया और सामूहिक आंदोलनों ने जातीय चेतना को सक्रिय और बदलते स्वरूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार भारत में जातीय अस्मिता सामाजिक परंपराओं के कारण स्थिर है, लेकिन आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक बदलावों के चलते यह गतिशील भी है। यह संतुलन ही भारतीय समाज की विविधता और जटिलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न। 20 संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तरोदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तरोदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना। 1991 में लागू हुई उत्तरोदारवादी लिबरलाइजेशन आर्थिक नीतियों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए, जिनका सामाजिक संदर्भों, विशेषकर संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव। आर्थिक उदारीकरण ने बाजार को खुला और प्रतिस्पर्धी बनाया, जिससे रोजगार और उपभोक्ता विकल्प बढ़े। इससे विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच आर्थिक भागीदारी के नए अवसर पैदा हुए। कई पिछड़े और अल्पसंख्यक समूहों को उद्यमिता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मौका मिला। आर्थिक समृद्धि से सामाजिक गतिशीलता में सुधार हुआ और जातिगत तथा सांप्रदायिक बाधाओं में कुछ कमी आई। नकारात्मक प्रभाव। हालांकि आर्थिक उदारीकरण ने सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ाया। बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़े वर्ग और कमजोर समुदाय कई बार आर्थिक लाभ से वंचित रहे। आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने जातिगत और सांप्रदायिक संघर्षों को तीव्र भी किया, क्योंकि संसाधनों के लिए संघर्ष और अवसरों की कमी से सामाजिक तनाव बढ़ा। साथ ही निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक समूहों में अपनी पहचान सुरक्षित रखने की चिंता जागी, जिससे संजातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण गहरा हुआ। निष्कर्ष। उत्तरोदारवादी अर्थव्यवस्था ने संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर मिश्रित प्रभाव डाला है। जहां एक ओर आर्थिक अवसर बढ़े और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और तनाव भी बढ़े। इसलिए
आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समावेशन और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि भारत की विविध सामाजिक संरचना में सामंजस्य बना रहे।